दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कैंडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आज के इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वजारत का हलफ, जो कि मुमकिन तौर पर वो वजारत ख़ारजा के लिए उन्होंने हलफ लिया है। कलमदान उनको अभी सौंपा जाना है, तो उनसे क्या तवक्कात हैं। और उसके अलावा हम ये जिक्र करेंगे कि न्याजी क्या मज़हब को इस्तेमाल करते हुए मज़हब के अंदर जो रेड लाइन एक होती है, क्या वो तो नहीं क्रॉस कर रहा। उसके अलावा हम जिक्र करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बाहर होने वाले 26 अप्रैल को होने वाले एक फ्लॉप शो के ऊपर। और इसके अलावा हम जिक्र करेंगे आज लाहौर में होने वाले इमरान खान न्याजी के वर्कर का कन्वेंशन और उसके अंदर जो उसकी फस्तायत की जहनीत है और अथॉरिटेरियन जो चीज़ें उसने की हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपके साथ जिक्र करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस व्लॉग में जो कि एक एजुकेशनल जो है ना ये सेगमेंट होगा, तो व्यूअर्स के लिए और जो समझना चाहते हैं कि रियासत, हुकूमत और सियासत में क्या फ़र्क है, तो वो उस व्लॉग के एंड पर मैं ज़िक्र करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आठवां कैनेडा से और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वजारत का कलमदान संभाला। आल्दो कि जी उनकी प्रोफाइल के मुताबिक नहीं कि वो किसी भी हुकूमत के साथ अलाई होकर उसके वज़ीर बने, क्योंकि उनकी विजन और जिस तरह वो सियासी सोच रखते हैं, तो वो इससे बड़े ओहदे के मुस्तक हैं। मगर इस वक्त चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत यूनिटी की हुकूमत है, इत्तेहादी ना आप कहें, आप यूनिटी की हुकूमत कहें। और इमरान खान न्याजी ने जिस दलदल के अंदर पाकिस्तान को धकेला हुआ है, तो उसके अंदर नेशनल कंसेंसस की हुकूमत का क़याम वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जो हमें तवक्कात है, क्योंकि जिसका वो नवासा है और जिसका वो बेटा है, तो यकीनन मेरा इशारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ था, जब उन्होंने भी वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया को पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, इस्लामिक दुनिया को। तो उसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी हमें बहुत सी तवक्कात हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो सफारती तन्हाई का शिकार है, क्योंकि ना तो अरब ममालिक इस वक्त हमारे दोस्तों के साथ में हैं, और ना ही चाइना, ना ही ईरान और ना ही दीगर ममालिक। इस वक्त पाकिस्तान सहाफ़ती जो सफारती सतह पर इंतहाई जो है ना वो आइसोलेशन का शिकार है। न्याजी इमरान खान न्याजी की जो है ना वो उसकी गैर मकबूल पॉलिसियों की वजह से, तो आज हमें इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को कि इस वक्त कोई जो है ना वो बहुत ही शार्प और जिसको सियासत की भी समझ हो, जिसको सफारती आदाब का भी पता हो और जिसको पूरी दुनिया भी मानती हो, उस वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत है। और यकीनन इस हुकूमत की, यूनिटी की हुकूमत की चॉइस बिलावल भुट्टो एक बेहतरीन चॉइस होगा। और पाकिस्तान को वो विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाल कर वो पाकिस्तान को फिर इंगेज करेगा पूरी दुनिया के साथ। तो ये तो खैर हमारी बहसीत एक पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारी तवक्कात है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए। और मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी कनाडा से मैं यह दावत देता हूँ कि मैं अपनी पहली पहली ही फुर्सत में ये कनेडियन गवर्नमेंट के साथ रिलेशन जो है ना वो इस्टेब्लिश करें, और जहाँ यहाँ पर ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए यहाँ उनका दौरा करें आठवां में इंशाल्लाह। मैं उनको दावत देता हूँ कि मैं और मेरी टीम उनको इंशाल्लाह आठवां के अंदर उनको वो होस्ट करेगी, और इसके लिए हम जस्तजू भी करेंगे कि आपका हम ये को दौरा इधर ऑर्गेनाइज जो है ना वो सरकारी दौरा हम ऑर्गेनाइज करवा सकें। तो इसके बाद मैं ये आता हूँ इमरान खान न्याजी ने जो कॉल दी थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मज़ारों की, तो वो बुरी तरह ये फ्लॉप हो चुके हैं। और यकीनन उनके फ्लॉप होने की एक वजह तो ये है कि इमरान खान न्याजी रात का मुसाफिर है। जैसे चमगादड़े रात को सफ़र करती हैं, रात की उनकी एक्टिविटियाँ होती हैं, दिन के उजाले में वो नज़र भी नहीं आती और वीराने उनके बसेरे होते हैं। तो बिल्कुल जो है ना ये इमरान खान न्याजी वो चमगादड़ों की तर्ज ज़िंदगी जो है ना वो उसने अपनाई हुई है, और अपने
यूथियों को भी उसी डगर पर उसने रखा हुआ है। उसके जैसा कि मैंने मतअद्दद बार अपने वीलॉग में मैंने जिक्र भी किया, इमरान खान नियाज़ी को चैलेंज भी दिया कि कॉन्सर्ट्स के बगैर कोई वो जलसा कर कर दिखाए। अगर वो जलसा उसका हज़ारों की फिगर से क्रॉस कर जाए तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। तो वो चंद हज़ार तक लोग वो इकट्ठे कर सकता है, उससे ज़्यादा उसकी ना औकात है ना हैसियत है। तो वो सिर्फ कॉन्सर्ट के लोग कॉन्सर्ट भी देखने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। जो आप भोंगियाँ उधर छोड़ते हैं तो लोग उनसे महजूज होते हैं, इसलिए उधर आते हैं। तो रात के आपके जलसे जो है ना वो उनके अंदर जो है ना लोगों की तादाद हो सकती है। और रात को और क्या क्या गुल खिलाए जा सकते हैं, ये मेरे से बेहतर वो लोग जानते हैं जिनकी रात पर तहकीक भी ज़्यादा है, जो इन जलसों का अंदरूनी हालात और मनाजर भी जानते हैं। और जैसे 2014 का धरना धरना भी था, वो सिर्फ रात के चंद घंटे का धरना होता था। अदरवाइज़ ताहरुल कादरी के लोग अल्लामा ताहरुल कादरी के लोग वो उधर हमेशा वो रहे हैं। जबकि इमरान खान नियाज़ी के लोग जो है ना वो शाम ढले जब रात सितारों से जगमगाती थी, उस वक़्त वो बाहर निकलते थे और सितारों की लो मध्यम होने से पहले वो गायब हो जाते थे। तो उसी तरह ये इनका शो भी जो है ना ये फ्लॉप हुआ है। लाहौर के जहाँ पर ऐवान अदल जो सिविल कोड है उसके पीछे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है पंजाब का। तो वहाँ पर ऑलवेज जो है ना वो बैक साइड पर ऑलवेज रश होता है, फ्रंट पर ही होता है खैर रश सिविल कोड के बाहर। तो वहाँ पर भी जो है ना वो कोई मेरा ख्याल है दर्जन दो दर्जन से ज़्यादा वो पीटीए के वर्कर जो है ना वो उधर इकट्ठे नहीं हो सके, बल्कि उनकी पूरी लाहौर की क़यादत भी उधर नहीं आ सकी। तो बाकी झेलम में, मुल्तान में और दीगर इलाकों में, इस्लामाबाद में जो मरकज़ी जो दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का, तो वहाँ पर भी ये गिनती का चांद है कि दर्जन दो दर्जन से ज़्यादा लोग ये इकट्ठे नहीं कर सके। तो ये उनकी कॉल बुरी तरह ये फ्लॉप हो गई। और जो धरने की वो कॉल भी देने जा रहे हैं, जिस तरह की कन्फ्रंटेशन की वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वो भी फ्लॉप होगी। क्योंकि ताहरुल कादरी नहीं जो रात की जगमगा रात का जो दिन के उजाले में जिनके लोग उधर इकट्ठे होते थे, तो ये उनको सपोर्ट भी नहीं। और बाकी जो अंदरूना खाना उनको सपोर्ट मिलती थी वो भी खुल्लम खुला नहीं मिलती। मगर इमरान खान नियाज़ी की हरकतें ये बता रही हैं कि उनको उसको कहीं ना कहीं से उसको ये सपोर्ट हासिल है। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि हुकूमत भी जो है ना ये चुप करके नहीं बैठेगी और उसके साथ आईनी हाथों से निपटेगी। और पोटेंशियल जिस तरह ये बिलावल भुट्टो ने अपना सीईसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अंदिया दिया है कि सीईसी चाहती है कि ये पार्लियामेंट की कमेटी इस चीज़ का तयन करे कि आइन शिकनी हुई है कि नहीं इमरान खान नियाज़ी से पिछले दिनों। और बतदरीज वो कर रहे हैं, जैसे पंजाब में तो इस वक्त भी तसलसल के साथ वो जारी है। गवर्नर जो है ना वो मुनहरफ है कि मैं वज़ीर आला से नौ मंतखब वज़ीरा से मैं हलफ नहीं लूँगा। और फिर केयर टेकर जो इस वक्त केयर टेकर तो नहीं कह सकते, ट्रांजिशनल पीरियड के लिए जो उस्मान बज़दार को लगाया था, तो वो जब एक इंतखाब हो गया तो उसकी भी ना तो कोई कानूनी हैसियत ना अखलाकी हैसियत है कि वो वज़ीर आला की कुर्सी पर रहे, वो उसकी फैसिलिटी को यूज़ करे। तो इमरान खान नियाज़ी ने लाहौर में आकर वो भी यूज़ किया जो वज़ीर आला की वज़ीर आला हाउस को, वो उसके ऑफिस को यूज़ किया मीटिंग्स वगैरह के लिए, वो भी उसने गलत किया। इसका हिसाब भी बज़दार को भी और इमरान खान नियाज़ी को भी देना पड़ेगा कि अपने लाहौर के दौरे में उसने ये इस्तेमाल क्यों किया। और अब मैं आता हूँ लाहौर के वर्कर कन्वेंशन की तरफ। तो वर्त ये लाहौर का जो वर्कर कन्वेंशन था, ये इमरान खां की फस्तायत की जहनीत और अथॉरिटेरियन जो डिक्टेटरशिप उसके अंदर जो छुपा हुआ एक डिक्टेटर है, ये उसकी एक ट्रू पिक्चर थी। तो जब नॉर्मली अगर आप मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आप ये ना समझिए कि ये मुखालफत बराए मुखालफत के लिए है। गूगल आपके पास है, आप जाकर देख लें कि जब भी वर्कर कन्वेंशन होते हैं, इवन कि पीटीआई के अपने भी वर्कर कन्वेंशंस जब ये होते रहे हैं या अवामी जलसे ये इस तरह जब होते हैं, तो उसके अंदर पार्टी की मरकज़ी क़यादत वो हमेशा जो है ना वो स्टेज पर होती है। सेकंड कमांड, थर्ड कमांड और बाकी जितनी मरकज़ी क़यादत होती है, और उसके अलावा लोकल क़यादत भी, जिस शहर के में
یہ ورکر کنونشن ہوتا ہے، یہ ان کا آن ہوتا ہے، آنر ہوتا ہے، یہ ان کا مان ہوتا ہے، تو وہ آلویز وہ اسٹیج کے اوپر سائڈ بائی سائڈ وہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مرکزی قائد جو کہ پی ٹی اے کا اس وقت عمران خان نیازی ہے، تو اس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کرسیوں کی بھی ڈسٹنکشن نہیں ہوتی کہ یہ کرسی جو ہے نا اس کے لیے اس کے لیے ہے۔ ہاں، کرسیاں یہ ریزرو ضرور ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ مرکزی قائد بیٹھے گا، یہ اس کے ساتھ جنرل سیکرٹری بیٹھے گا، یہ وائس چیئرمین یا وائس پریزیڈنٹ بیٹھے گا، یا اس طرح یہ ساری وہ تقسیم ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ کرسیاں ساری دیکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ لاہور کا ورکر کنونشن دیکھیں، اس کے اوپر جو ہے نا صرف ایک کرسی تھی، کیا یہ ایک شاہی دربار لگا ہوا تھا، تو وہ جو بادشاہت وہ جو مسلط کرنا چاہتے ہیں عمران خان کے اندر کا جو اس کا انفیریٹی کمپلیکس ہے، جو وہ اس کے اندر جو چور بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا پوری طرح آیا تھا ورکر کنونشن کے اندر۔ ایون کہ یہ کیونکہ جب یہ کسی بھی جگہ پر یہ آڈیٹوریم میں یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایوان اقبال میں یہ ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پبلک کے لیے انٹرنس ان کے لیے علیحدہ ہوتی ہے، ایک دو تین جتنی بھی وہ کھلی انٹرنس ہوتی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ اسٹیج کی بیک پر دو ڈور جو ہے نا یہ کم از کم ہوتے ہیں، وہ ڈگنیٹریز کے لیے یا جنہوں نے اسٹیج کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے ان کے لیے وہ بیک ڈور سے وہ آتے ہیں۔ تو بیک ڈور سے عمران خان نیازی بھی اس کے ساتھ ساری مرکزی قیادت بھی آئی، اور اس کو اس کو مینج کون کر رہا تھا اسٹیج کو؟ عمران خان نیازی کا رشتہ دار، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے اینڈ پر، خیر اس کے نام پر نیازی ہے، تو عمران خان نیازی کا کوئی بھانجا وغیرہ جو ہے نا وہ اس کو وہ کنڈکٹ کر رہا تھا، تو اس نے لٹرلی بائی فورس اس نے جو ہے نا شاہ محمود قریشی سمیت جو اس وقت جو قابض وزیر اعلیٰ بزدار ہے اس کو بھی روکا، ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا کہ آپ اسٹیج پر نہیں جا سکتے، آپ ادھر جائیں پبلک میں بیٹھیں، اس کے اندر آپ کی سیٹیں ریزرو ہیں، آپ وہاں پر جا کر دیکھیں، اور یہ مہاراجہ کو جو اسٹیج پر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کا نظارہ جو ہے نا وہاں سے کریں۔ تو یہ چیز تو ہوگی، یہ اس کی جو اس کا وہ سنیریو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے ذہن کے اندر ایک جو ڈکٹیٹرشپ جو چل رہی ہے، جو ہٹلرزم اس کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ ہٹلرزم میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بولا تھا کہ جو اپنا جو ہر قانون کو ہر آئین کو اپنے تابع سمجھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی فیصلہ ہے، وہی وہاں پر مسلط ہونا چاہیے، اور اس نے پی ٹی آئی کو ہپناٹائز بھی کیا ہوا ہے، تو ان کو نہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں، وہ ذہنی طور پر اتنے عمران خان نیازی کے غلام ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ عمران خان نیازی ڈکٹیٹر کی ایک یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مذہب کا بے دریغ وہ استعمال کرتا ہے، تو عمران خان نیازی بھی تسلسل کے ساتھ جو مذہب کا استعمال کرتا ہے، کہیں کہیں وہ نہی المنکر کو دیتا ہے اپنے جلسوں کا نام، کبھی وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو جو ہے وہ جوڑتا ہے واقعہ کربلا کے ساتھ، اپنے آپ کو نعوذ باللہ امام حسین کے ہم پلہ قرار دیتا ہے، کبھی جناب جو ہے نا اس کے جو جو فیس ٹویٹر پر اس کی ایک میرا خیال ہے خاتون ہے، شاید مہوش اس کا نام ہے، اس نے حضرت 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 یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی عمران خان نیازی کے حسن کو حضرت یوسف کے حسن سے بھی اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا، اور کسی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ رکا نہ ہوتا تو یقیناً عمران خان نبی ہوتا، نعوذ باللہ۔ اور میں کسی ایک جگہ پر میں ٹویٹر پر یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے اپنی گاڑی کے پیچھے عمران خان نیازی کی پکچر لگا کر پیس بی پون ہم یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کس طرح کی ذہن اور کس طرح کی یہ گند لوگوں کے ذہن میں آپ گھول رہے ہیں، اور آپ تسلسل اس کا یہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لاہور کے آپ نے ورکر کنونشن میں بھی آپ نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی، اور یہ مذہبی حلقوں کے اس کے اوپر یہ سوچنا چاہیے، اور اسپیشلی مولانا طارق جمیل جو اس وقت عمران خان نیازی کے ہاتھ کی جو ہے نا وہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی مولانا طارق جمیل کی ہو سکتا ہے کہ کمزوری یا کسی کمزور رگ پر یہ عمران خان نیازی کا ہاتھ ہو، جو اس وقت وہ عمران خان نیازی کی تعریفیں کر رہا ہے، اور 27 رمضان کو جب کہ لوگ اپنی مغفرت کے لیے امت کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں،
پورے کل عالم کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی بخشش کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، تو مولانا طارق جمیل جو ہے نا عمران خان نیازی کے لیے یہ دعا کروائے گا رات کو 10 بجے کل۔ تو یہ مولانا طارق جمیل ہی جواب دے سکتے ہیں کہ ان کی کون سی دکھتی راہ عمران خان نیازی کے پاس ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ساری حرکتیں کر رہی ہیں۔ عمران خان نیازی نے لاہور کے اپنے ورکر کنونشن میں یہ بولا کہ خیر الفاظ اس کے اندر جو ہے نا یہ میری ہو سکتا ہے کہ عدل بدل وہ ہو جائے، مگر آپ اس کی تقریر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کے کلپ بھی میرے خیال ہے مارکیٹ میں شاید آگے ہوں۔ تو اس نے بولا تھا کہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ کا لیڈر ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا لیڈر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے منبع رہنمائی ہوتا ہے، اور وہ اپنے 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 انبیاء کو وحی کے ذریعے یا صحیفوں کے ذریعے وہ ہدایات وہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی ہے منون جو انبیاء کرام ہے وہ اسی پر وہ پورا اترتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں خود بھی مذہب کی جو متعین کرتا جو ریڈ لائن ہے وہ میں کراس نہیں کرنا چاہتا۔ تو عمران خان نیازی نے ایک تو یہ بولا کہ پیغمبر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے رہنما ہیں، اور پھر اس نے دوسری طرف یہ تشبیہ دی اسی رہنمائی کو، ایک تو وہ پیغمبروں کو رہنما کہہ رہا ہے، اس کو دوسرا اپنے آپ کو رہنما کہہ رہا ہے، اور تیسرا جو ہے نا یہ یوتھیوں کو جن کو جو ہے نا یہ نہ دین کی نہ سیاست کی الف بے کا پتہ ہے، ان کو جو ہے نا یہ رہنما ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ جو ہے نا آپ رہنما آگے جا کر یہ کام کریں۔ تو عمران خان نیازی نے یقیناً جو ہے نا یہ ایک مذہب کے اوپر اس نے یہ ریڈ لائن جو ہے نا تسلسل کے ساتھ یہ کراس کی ہے۔ تو اس کے جو بھی وزیر مشیر یا اس کے اسپیچ رائٹر ہیں یا جو اس کے ذہن میں یہ گند ڈالتے ہیں ان کو یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ مذہب کو اور سیاست کو جو ہے نا یہ ایک دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، تو آپ ان کو علیحدہ علیحدہ رکھیں گے تو یہ پھر اسی میں جو ہے نا یہ ہماری پھر کامیابی ہوگی۔ تو اب میں آتا ہوں یہ اپنے سیگمنٹ کے آخری حصے کے اندر کہ ریاست کیا ہوتی ہے، جو کہ یہ ایک ایجوکیشنل بھی ہے، جو سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں، ریاست کو سمجھنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کو حکومت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو یہ اس سیگمنٹ کو وہ ضرور واچ کریں، اگر متفق ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ریاست جو ہے نا یہ ریاست ہوتی ہے ایک منظم سیاسی کمیونٹی کا نام ہوتا ہے ریاست۔ تو جس کے اور ریاست کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ایک جو ہے نا ایک طریقہ کار متعین کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ایک بائنڈنگ بک ہوتی ہے، یہ قوانین اس کے لیے متعین ہوتے ہیں جس کو ہم جو بولتے ہیں آئین، اور اس آئین کے جو ریاست کی اکائیاں ہوتی ہیں وہ اس آئین کے اندر ان کی بھی حدود و قیود متعین کی جاتی ہیں۔ یہ تمام اکائیاں تو ریاست کی اکائیاں ہوتی ہے، جیسے عدلیہ ہے، جیسے فوج ہے، جیسے حکومت ہے، حکومت کیونکہ حکومت وہ بڑی سٹیک ہولڈر اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ تمام ادارے جو جتنے لا انفورسمنٹ ہوتی ہے، باقی یہ معیشت کو دیکھنے والے، فنانس کو دیکھنے والے اکائیاں ہوتی ہیں، یہ امور خارجہ کو دیکھنے والی اکائیاں ہوتی ہیں، تو مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ ریاست کے ایک جز ہوتے ہیں، تو وہ یہ ریاست کی ایک کمیونٹی کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں جو کہ سیاسی سطح پر یہ کمیونٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور ان امور کو دیکھنے کے لیے ایک حکومت ہوتی ہے۔ تو حکومت جو ہے نا اس کا وہ کیسے مارز وجود میں آتی ہے؟ تو ریاست کی کمیونٹی کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، جو انڈیویجولز ہوتے ہیں، تو وہ اختیار دیتے ہیں، کسی کو بھی ان کی اکثریت اختیار دیتی ہے کسی بھی ایک آرگنائزڈ آرگنائزیشن کو جو کہ آرگنائزڈ ہو ریاست کے متعین کردہ قوانین کے مطابق، کیونکہ جو وہ اس آرگنائزیشن کے لیے ایک آرگنائزیشن کی فارمیشن کے لیے جو ریاست نے قوانین جو متعین کیے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو آرگنائزیشن بنتی ہے، جس کو ہم پولیٹیکل پارٹیاں کہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ان کو مانیٹر کرتا ہے کہ ان کے سارے افیئرس کو وہ مانیٹر کرتا ہے، جس جگہ پر کوئی ڈسپیوٹڈ چیزیں ہوں تو وہ ان کو الیکشن کمیشن دیکھتا ہے۔ وہ ریاست کی یہ اکائی
उस जो है ना जो हुकूमत बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसको वो देखती है। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो जिस रियासत के अंदर बसने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसको हम पार्लियामेंटी ज़बान में जिसको हम वोटर कहते हैं, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उनकी अक्सरियत वो देती है, वोट देती है उनको, उनको हक देती है कि आप रियासती अमूर को रियासती आइन के मुताबिक चलाएं। तो रियासती आइन के मुताबिक चलाना, क्योंकि वो जो इंडिविजुअल जो वोटर होते हैं, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को रियासती अमूर को रियासती आइन के मुताबिक चलाने के लिए उनको जो है ना वो एक मैंडेट दिया होता है। और जैसे ही वो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो रियासती अमूर को आइन की मुतय्यन करदा हदूद के मुताबिक जब वो चला नहीं सकती, तो उसके लिए फिर ये मकन्ना का काम होता है, हमारी अदलिया का काम होता है कि वो देखे कि रियासत जो है ना वो हुकूमत रियासती अमूर को आइन के मुतय्यन करदा हदूद के मुताबिक चला नहीं रही। तो उस वक़्त ये अदालतें इन एक्शन होती हैं, वो आइन की तशरीह के लिए, वो देखने के लिए कि ये कोई रेड लाइन तो आइन के मुतय्यन करता रेड लाइन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वो पार्टी तो नहीं क्रॉस कर रही। तो इसलिए अदलिया जो है ना वो इंटरवीन करती है रियासती अमूर के अंदर, जब वो ये समझती है या कोई इंडिविजुअल, कोई फ़र्द या कोई ऑर्गेनाइजेशन वो जाती है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है कि रियासत को इस काम से रोका जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा जिक्र किया रियासत का और हुकूमत का और इनका आपस में ये इंटरलिंक। तो पॉलिटिक्स, अभी सियासत, सियासत क्या चीज़ होती है? तो जो सियासत होती है, तो सियासत ये कोई भी बंदा या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो रियासत की मुतय्यन करदा हदूदों क़यूदा उसकी एक लिमिटेशंस होती है, तो लिमिटेशंस के साथ वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप इसको ये समझ लें आसानी आसानी के लिए, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का या पर्सनैलिटीज़ का जो जो सियासत कर रही है, ये पर्सनैलिटी क्लैश नहीं होता, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है पॉलिसीज़ के ऊपर। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ये स्टेट जो है ना उसकी इन लाइंस के मुताबिक चले, वो लाइन हाल दो के कॉन्स्टिट्यूशन के मुतय्यन करदा हदूद के मुताबिक होती हैं रियासत, और रियासत के अंदर वो चलने वाले तमाम अदारे। तो मैं इकाइयों का जिक्र नहीं कर रहा, जब मैं रियासती अमूर को जिक्र कर रहा हूँ तो उसके अंदर वो तमाम इकाइयाँ भी आ जाती हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि ये इस डगर पर इस लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक ये रियासती अमूर चले, जबकि दूसरी चाहती है नहीं, ये इनका तरीकाकार गलत है, तो इसके मुताबिक चलना चाहिए। इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिसीज़। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, ये रियासत के अमूर को ये न्यूरिश करती है, रियासत के अमूर को अहसन तरीके से चलाने के लिए ये मददगार और मुआवन होती है। तो ये ज़ाती दुश्मनियाँ बिल्कुल नहीं होती। तो वो जो मुतय्यन जो उसके अंदर जो है ना वो इस उन कन्फ्लिक्ट्स को जो दूसरों के साथ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे के साथ हैं या रियासती अदारों के साथ हैं, जो वो कन्फ्लिक्ट हैं, तो उनको बैलेंस रख कर आगे चलना और रास्ता निकालना ही सियासत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो इमरान खान नियाजी जो कन्फ्लिक्ट का पोर्शन तो उसको वो लेके आगे चल रहा है, मगर वो आईनी हदूद की भी रेड लाइन को वो क्रॉस कर रहा है, जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं उसको भी वो लेकर आगे चल रहा है, जो मुआशरे को भी वो ना सिर्फ ये मुआशरे को तकसीम कर रहा है, ये एक मजहबी चूरन बेच कर लोगों को एक्सप्लॉइट कर मजहबी सतह पर एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, बल्कि अदारों की यूनिटी के अंदर भी वो नकब जनी कर रहा है। जो मेरी बेहतरीन इतलात हैं, अदारे भी इसके अंदर वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि कहाँ पर ये बंदा रेड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो जिस तेज़ी के साथ वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा है या वो ब्लंडर्स कर रहा है सियासत के अंदर रहकर, और वो अथॉरिटेरियन बनना चाहता है, वो उसका अपनी हिटलरिज्म को वो जो लेकर आगे चलना चाहता है, तो वो सारे वॉच कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की रियासत के अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, हिटलरिज्म की इसके अंदर गुंजाइश बिल्कुल नहीं। तो वो तमाम अदारे भी इसके अंदर जो है ना वो देख रहे हैं, वो न्यूट्रल हैं, वो रियासत को यकीनन अपना इनपुट देंगे क्योंकि वो रियासत के ताबे हैं। तो रियासत को इनपुट देना, चाहे वो रियासत
उनसे इनपुट लेने की वो दरख्वास्त करे, या वो खुद ही अपने तौर पर वो रियासत को इनपुट दें, तो वो इनपुट रियासत को देंगे तो रियासत यकीनन अपनी दूसरी इकाइयों के साथ मिलकर ये इसका ये इस साजिश का भी कला कमा करेगी, जो कि इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रियासत यकीनन उसके ऊपर जवाब देगी। क्योंकि इस वक्त जो इतनी इनटॉलरेंस जो पाकिस्तान में पॉलिटिकली इनटॉलरेंस है, तो ये इस वक्त ये पीक की तरफ जा रही है, क्योंकि जो कौम यूथ है उनके अंदर जो है ना इमरान खान नियाजी ने अपना जो है ना वो जिन, जो छोटा जिन है वो उनके अंदर वो दाखिल कर दिया हुआ है कि अगर आप उनके साथ एग्री नहीं करते, तो वो गाली गाली गलोच ब्रिगेड जो है ना वो आपके पीछे वो पड़ जाती है, गाली गलोच ब्रिगेड। तो वो आपका जीना हराम कर देती है, वो ट्रोलिंग करती है, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे मेरी तरह के कोई वीलॉगर हों, चाहे कोई पॉलिटिकल वर्कर हों, तो वो उनकी ट्रोलिंग करते हैं, उनके गाली गलोच तक वो आगे आ जाते हैं। अदम बर्दाश्त का इस हद तक जो है ना ये एलिमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान नियाजी ने इंजेक्ट कर दिया हुआ है। तो अब ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जो इमरान खान नियाजी के पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के साथ वो मुतफिक नहीं, वो ना सिर्फ इसको काउंटर करें बल्कि अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की भी वो ट्रेनिंग करें कि उनकी जो है ना उनकी वायलेंस का जवाब उन्होंने वायलेंस में नहीं देना, बल्कि पॉलिटिकल डायलॉग्स में देना है। तो वायलेंस की एक दिन मौत हो जाती है, नज़रियात की मौत नहीं होती। ये ये तारीख में ये चीज़ जो है ना ये सुनहरी हरूफ में रकम है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉलिटिकल नज़रिए का नाम था। तो जबकि उनके खिलाफ जो कू किया, जो ज़िया-उल हक ने कू किया, वो एक अथॉरिटेरियन सोच थी, एक डिक्टेटरशिप की सोच थी। आज कौन है जो ज़िया-उल हक के नाम पर या किसी भी डिक्टेटर के नाम पर, अयूब के नाम पर, यहिया के नाम पर कोई अवाम के अंदर जाएगा, वोट मांगेगा? जो भी जाएगा, चाहे वो जो भी जाएगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तर्ज पर जाकर अवाम से ही वोट मांगेगा। जब वो अवाम में जाकर वोट मांगेगा, तो इसका मतलब है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया ज़िंदा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़िंदा है। इसका हम आल दो कि इमरान खान के अंदर एक हिटलर है, जब वो अवाम में जाता है तो उस वक़्त भी वो भुट्टोइज़्म की बात करता है। ये मतअद्दद बार उसने अपनी स्पीचेज़ में भी किया है। तो इस वक़्त हमें सियासी नज़रियात को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है, और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है सियासी तौर पर रवादारी का हम मुजाहरा करें, ताकि पाकिस्तान सियासी और आइनी बुनियादों पर कानून का एहतराम करते हुए तमाम सियासी जमातें भी और तमाम पॉलिटिकल वर्कर भी पाकिस्तान के अंदर रह सकें और पाकिस्तान को फलता फूलता देख सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीलॉग वाच करने का। ये वीलॉग फिर थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए माजरत। अगर आप इससे मुतफिक हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।